स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। तो एक तरफ जापान के पास सिग्निफिकेंट कैपिटल अवेलेबल है और दूसरी ओर इंडिया को उसी प्रकार के कैपिटल की यहां पर जरूरत है ताकि वो अपने विकसित भारत गोल्स को पूरा भी कर सके। और इसी डायनामिक के चलते पिछले कुछ सालों में सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स जापानीज कंपनीज द्वारा भी यहां पर की गई हैं। एंड पुरानी इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो ऑटोमोबाइल कंपनीज एक बहुत ही प्राइमरी एग्जांपल है, एंड रिसेंटली द बुलेट प्रोजेक्ट। बट अब यहां पर जापान एक अलग सेक्टर में अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना चाहता है, और वही डाइवर्सिफिकेशन एशियन फाइनेंस का जो पूरा इकोसिस्टम है उसे यहां पर रेवोल्यूशनाइज करने वाली है। तो जी हां, हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में, जहां पर इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल आने वाले समय के लिए प्रोजेक्ट भी किया जाता है, और जिसकी वजह से मित्सुबिशी यूएफजी जो कि जापान का एक लीडिंग बैंक है, उनके द्वारा 20% स्टेक एक्वायर किया गया श्रीराम फाइनेंस में, इंडिया के एक लीडिंग एनबीएफसी में, फॉर $4.4 बिलियन। आज तक की इंडिया की फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर का रिकॉर्ड ब्रेकिंग एफडीआई है ये, जिसकी वजह से एक मेजर मार्केट्स ओपन होती हुई देखने को मिल रही हैं कि जहां पर इंडिया और इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकता है। एंड जापान ने एक अर्ली स्टेप यहां पर लेते हुए दिखाया कि जी हां, हम पूरा भरोसा करते हैं इंडिया के फाइनेंशियल सेक्टर पर, क्योंकि बाकी देश अभी सिर्फ बात ही कर रहे थे कि इंडिया के फाइनेंशियल सेक्टर की बहुत अच्छी ग्रोथ यहां पर चल रही है, बट जापान टुक द फर्स्ट स्टेप, और जिसकी वजह से जो एशियन फाइनेंस है उसका इकोसिस्टम भी यहां पर थोड़े समय में चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा। बट वाई नाउ एंड वाई इंडिया, ये जानना बहुत जरूरी है। एंड सिर्फ 20% स्टेक ही क्यों एक्वायर किया? अब ऐसा तो नहीं कि जापान के पास कैपिटल की कमी है, वो सिग्निफिकेंटली और भी यहां पर एक्वायर कर सकते थे, बट वाई 20%? क्या रीजन है इसके पीछे? आइए इन सभी पॉइंट्स के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे, जानने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स यहां पर होने वाले हैं, दोनों ही प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। मेरा नाम अरविंद गुलेरिया है। तो बेसिकली These kind of investments is nothing new from the Japan, because already Japanese companies के इंडिया में significant presence है, जिसमें हम इजीली कह सकते हैं कि भैया 1300 के राउंड आपकी कंपनीज हैं जापान की जो कि इंडिया में काम कर रही हैं 2025 के हिसाब से, जिनके चलते कंबाइंड टर्नओवर अगर आप देखें तो अगेन वो भी बिलियन रुपीस में यहां पर कमाया जा रहा है। एवरेज टर्नओवर ग्रोथ भी आपकी यहां पर 200% से अबव देखने को मिलती है, एंड सिग्निफिकेंट प्रॉफिट्स भी यहां पर ये जनरेट करते हैं। एंड इसी प्रकार की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, इसको अगर हम थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करें इंडिया के पर्सपेक्टिव से, तो जापान यहां पर फिफ्थ लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट का एक सोर्स है इंडिया के लिए, एंड हमारे ओवरऑल एफडीआई इनफ्लोज में से 6% की कंट्रीब्यूशन यहां पर जापान रखता है। और पिछले कुछ सालों में इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट ट्रेंड भी हमें देखने को मिला है, जिसे आने वाले सालों के लिए कहा जा रहा है कि वे और डबल डिजिट ग्रोथ के साथ यहां पर इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा। बट व्हाट अबाउट जापान? क्या जापान भी इंडिया को उस तरीके से दिखता है? जी हां, बिल्कुल। 2023 के डेटा के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट उन्होंने वहां पर सिंगापुर में की, एंड सेकंड रैंक यहां पर फिर इंडिया का आता है, विच इज मच बिफोर द चाइना। तो ये भी जानना बहुत जरूरी है कि भैया चाइना में उस प्रकार की इन्वेस्टमेंट्स क्यों नहीं कर रहे? वो भी तो एक लीडिंग इकोनॉमी है, एक ग्रोइंग मार्केट है, सिग्निफिकेंट कंजम्पशन ड्रिवन मार्केट है, तो व्हाई नॉट चाइना एंड वाई इंडिया? तो इसको भी हम यहां पर डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। बट द पॉइंट इज दे हैव ऑलरेडी बीन इनटू डिफरेंट सेक्टर्स, जिसमें से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में जो एक बहुत सिग्निफिकेंट रेवेन्यू जहां से वो जनरेट भी करते हैं, ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट से भी यहां पर अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज में भी जापान की प्रेजेंस है, जैसे हिताची फाइनेंशियल सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है एटीएम्स के थ्रू। बट अब वो इसी फाइनेंशियल सर्विसेज की इन्वेस्टमेंट को और फर्दर यहां पर इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, और जिसका एक बहुत सिंपल सा रीजन ये भी है कि इंडिया में उन्होंने बहुत पहले से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी थी, जैसे मारुति सुजुकी, टोयोटा, होंडा, यामाहा, इन सभी जॉइंट वेंचर्स के थ्रू ऑलरेडी वो अपना एक प्रेजेंस, अपना डोमिनेंस खासकर ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्रिएट कर चुके हैं, एंड दे हैव बीन एबल टू ड्राइव प्रॉफिट्स आउट ऑफ इट। बट एक बहुत सिग्निफिकेंट पॉइंट यहां पर डिस्कस करना जरूरी है अबाउट द जापानीज इन्वेस्टर्स, कि देखिए ये ऐसे इन्वेस्टर्स नहीं हैं जो कि क्विक रिजल्ट्स यहां पर डिमांड करेंगे। ये लॉन्ग टर्म गेम यहां पर खेलना चाहते हैं, लंबे समय तक मार्केट में अपना प्रेजेंस क्रिएट करना चाहते हैं, और फिर सिग्निफिकेंट रेवेन्यू यहां से जनरेट करना चाहते हैं, जो कि इंडिया को जरूरी भी है समय पर, बिकॉज द काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट वी आर डूइंग करंटली, चाहे वो फिजिकल डोमेन में हो या डिजिटल डोमेन में हो, दोनों ही केसेस में हमें समय लगेगा उस प्रकार का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को जनरेट करने में, जिसकी वजह से वेस्टर्न इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो क्विक टर्म रिटर्न्स यहां पर चाहते हैं। बट वहीं जापानीज इन्वेस्टर जो कि बहुत समय से इंडिया में अपनी प्रेजेंस क्रिएट करके बैठे हैं, तो उन्हें एक तरीके से सीजन्ड इन्वेस्टर भी यहां पर कहा जाता है,
कि जी हाँ, दे हैव बीन एबल टू होल्ड देयर पोजीशन इन द मार्केट एंड दे वांट लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। इसी वजह से हमें इसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट की भी यहां पर आवश्यकता है। बट टू टॉक अबाउट इट, अब टू टॉक अबाउट द जापानीज इन्वेस्टमेंट या जो जापानीज बैंक्स हैं कि वो किस प्रकार से अपने इस डोमेन में ऑलरेडी काम कर चुके, तो जापान की इकोनॉमी एक मेजर तरीके से यहां पर ग्रो करी है आफ्टर द 1984, राइट। एंड उसी के चलते बाय 1990s दे हैव बीन एबल टू क्रिएट अ बबल अराउंड इट, है ना। उनका स्टॉक मार्केट भी एक बबल में क्रिएट हो चुका था, रियल एस्टेट प्राइसेस स्काई रॉकेट कर गए थे, मतलब यूएस के रियल एस्टेट प्राइस से भी 3 से 2 गुना ज्यादा वहां पर देखने को मिलते थे, राइट। एंड इसी बबल का जब बर्स्ट हुआ उसके बाद से जापान एक लॉस्ट डेकेड्स के फिनोमेना में वहां पर चला गया, डिफ्लेशनरी प्रेशर्स वहां पर क्रिएट हुए, बहुत सारी पॉलिसीज भी वहां पर फॉलो की गई। बट जस्ट बिफोर दिस बबल इकोनॉमी जो कि जापान की वहां पर देखने को मिलती है बाय 1991, तो जापान की जो जीडीपी का साइज था, जो पर कैपिटा जीडीपी का साइज था, इट वाज 120% दैट ऑफ ब्रिटेन एंड 85% दैट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। एक छोटा सा देश जो कि इतनी स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस यहां पर क्रिएट कर चुका था। बट द पॉइंट इज, इस अपटिक के समय पर जापानीज बैंक्स ने भी बढ़ चढ़ के यहां पर उधार दिए थे। एंड सिंपल सा रीजन है ना कि रियल एस्टेट के प्राइसेस वहां पर बढ़ रहे थे, तो ऑलरेडी आपका जो कोलैटरल है वो भी यहां पर इंक्रीज कर रहा है, तो बढ़ चढ़ के यहां पर लोन्स प्रोवाइड किए गए। पर जैसे ही ये कोलैप्स हुआ यहां पर बबल, जैसे बबल यहां पर बर्स्ट हुआ, उसके बाद से जापानीज बैंक्स भी बहुत ज्यादा कॉशियस अप्रोच फॉलो करने शुरू कर गए। हालांकि इस डिफ्लेशनरी प्रेशर से एक ऐसी पॉलिसी का यहां पर इंप्लीमेंटेशन किया गया जिसके बारे में कोई सोचता भी नहीं और ना ही कोई इंप्लीमेंट भी करता है, यील्ड कर्व को कंट्रोल करना, कि मतलब इंटरेस्ट रेट्स को 0% के अराउंड यहां पर मेंटेन करना, ताकि लेंडिंग को इंसेंटिवाइज किया जा सके, उसे और पुश दी जा सके, डिमांड क्रिएट की जा सके एंड इकोनॉमी में रिवाइवल भी लाया जा सके। तो हालांकि जापानीज बैंक्स ने तो अपने आप को उस पर्टिकुलर टर्मोइल से बाहर निकालने में बहुत सक्षमता से यहां पर काम किया है, जिसकी वजह से इन जापानीज बैंक्स के पास उस प्रकार की हाई लिक्विडिटी भी है एंड अच्छी खासी बैलेंस शीट्स भी यहां पर अवेलेबल है, राइट। डोमेस्टिक सेविंग्स भी यहां पर अबंडेंट है। बट पॉइंट यहां पर क्या है कि डोमेस्टिक डिप्लॉयमेंट उस प्रकार की बहुत कम देखने को मिल रही है, बिकॉज उतना डिमांड क्रिएट नहीं हो पा रहा है। हालांकि पिछले 1.5 सालों में थोड़ा अपटिक यहां पर आता हुआ देखने को मिला, बट अगेन बैंक्स को भी यहां पर लॉन्ग टर्म रिटर्न चाहिए, तो वो भी चाहते हैं कि ऐसे सेक्टर में डाइवर्सिफाई किया जाए, ऐसे देश में डाइवर्सिफाई किया जाए जहां पर इस कैपिटल को भी यूज किया जा सके। एंड सिंस इंटरेस्ट रेट्स ऑलरेडी वहां पर नियर जीरो यहां पर चल रहे थे, अभी तो लास्ट ईयर ही थोड़ा सा बढ़ाया था और कैरी ट्रेड का फिनोमेना भी हमने वहां पर डिस्कस किया था। बट द पॉइंट इज कि जब वहां की पॉपुलेशन का एक स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट यहां पर आ चुका है कि भैया एजिंग पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन बेस श्रिंक कर रहा है, फर्टिलिटी रेट्स आपके लो चले जा चुके हैं, हाउस होल्ड सिर्फ और सिर्फ अपने पुराने उधारों को यहां पर चुका रहे हैं, नए उधार वो नहीं ले रहे हैं, तो वहीं फिर जापानीज बैंक्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि यार नए कस्टमर को यहां पर टारगेट किया जाए। एंड सिंस इंडिया का जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो रिसेंटली ग्रो कर ही रहा है, उस प्रकार की अपनी सिग्निफिकेंट प्रेजेंस क्रिएट कर रहा है, तो उसी फाइनेंशियल सेक्टर को टैप करने के लिए जापान द्वारा इंडिया में भी इन्वेस्टमेंट की जा रही है, जिसका सबसे सिंपल सा रीजन अगर आप देखें कि इंडिया की जो डोमेस्टिक क्रेडिट डिमांड है, राइट, 2015 से लेकर 2025 तक हर मंथली वाइज अगर यहां पर देखा जाए तो सिग्निफिकेंट पॉजिटिव ही यहां पर हमें डिमांड देखने को मिलती है कि जो आपका रेट ऑफ ग्रोथ है वो पॉजिटिव ही देखने को मिलता है। ऑन एन एवरेज 14 से 15% तक की एनुअल ग्रोथ रेट हमें क्रेडिट डिमांड में देखने को मिलती है, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो लोन ग्रोथ है इंडिया में, इट इज लाइकली टू पिक अप, जो पुश भी यहां पर आए कि एसेट क्वालिटी को और बेहतर किया जा सके। और एसेट क्वालिटी जब से बेहतर होनी शुरू हुई है तब से सस्टेनेबल लेंडिंग भी यहां पर की जा रही है, जो उधार यहां पर लिए जा रहे हैं उसकी वेरिफिकेशन अच्छे से की जा रही है। ऑलरेडी आरबीआई ने जो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम थी, जिसमें अगेन एनपीएस का नंबर बढ़ता हुआ देखने को मिला था, उसको काउंटर करने के लिए एसेट क्वालिटी रिव्यू वहां पर कंडक्ट किया, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2018 में हाईएस्ट एनपीए नंबर भी हमने रिकॉर्ड किया था। अब वो प्रेशर्स भी हमने धीरे धीरे रिजॉल्व किए हैं, राइट। एट द सेम टाइम लोन ग्रोथ तो डेफिनेटली कोविड के बाद से यहां पर अपटिक हुआ ही हुआ है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया का जो रिटेल क्रेडिट ग्रोथ है, माने कि जो इंडिविजुअल द्वारा जो यहां पर लोन की डिमांड क्रिएट की जा रही है, वो मेनली ड्रिवन है फ्रॉम द हाउस होल्ड लोन्स। और हाउस होल्ड लोन्स के केस में यहां पर, या हाउसिंग लोन्स के केस में बेसिकली यहां पर क्या है कि मॉर्टगेज्ड एसेट्स हैं, कि वो घर एज इट इज एक तरीके का एसेट है जो कि बैंक के पास रहेगा जब तक आप अपने लोन की रिपेमेंट यहां पर नहीं करेंगे। और उसी बेसिस पर अगर देखा जाए जो अफोर्डेबल मॉर्टगेजेस हैं विद द टिकट साइज ऑफ, जो कि ऑफर करते हैं 3% का रिटर्न ऑन एसेट, जो कि बैंक यहां पर अपने इंटरेस्ट मार्जिन के थ्रू कमाता है, तो रिप्रेजेंट करता है इंडिया में ही $500 बिलियन की लेंडिंग अपॉर्चुनिटी। और इसी लेंडिंग अपॉर्चुनिटी को तो ऑलरेडी डोमेस्टिक बैंक्स कैपिटलाइज करना ही चाहते हैं, बट इट इज नॉट जस्ट अबाउट द डोमेस्टिक बैंक्स। अब यहां पर फॉरेन बैंक जैसे कि जापान का मित्सुबिशी, वो भी यहां पर इस प्रकार के डोमेन इकोसिस्टम में अपने आप को एंटर करना चाहता है, जापानीज बैंक्स खुद को यहां पर एंटर करना चाहते हैं। बट क्या सिर्फ यही फैक्टर है?
कि ओवरऑल क्रेडिट में डिमांड आ रही है या हाउसिंग लोन्स यहां पर बढ़ रहे हैं, नहीं। एक बहुत क्रिटिकल सेक्टर जो हमारे देश का, जो कि हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में अभी तक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन 30% तक की कर पा रहा है, एंड उसके अलावा एक्सपोर्ट्स में 40-45% तक की कंट्रीब्यूशन कर पाता है। बट अब आने वाली ग्रोथ कहीं ना कहीं इन्हीं सेक्टर्स के अराउंड है, विच इज योर एमएसएमईज। बिकॉज चाइना ने ऑलरेडी उस प्रकार का एक ट्रेंड यहां पर एस्टैब्लिश किया है। चाइना में भी अगर आप ग्रोथ को ऑब्जर्व करें 1980 ऑनवर्ड्स, उन्होंने भी अपने छोटे इंडस्ट्रीज को यहां पर और फर्दर पुश दिया, चाहे वो कैपिटल पुश हो, हैंड होल्डिंग पुश हो, कि भैया आप यहां पर ग्रो कीजिए। और उसी एमएसएमईज को ग्रो करते हुए चाइनीज इकोनॉमी ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को भी यहां पर एनहांस किया है। तो इंडिया भी हालांकि वही मॉडल फॉलो कर रहा है, बहुत समय से एमएसएमईज के ऊपर यहां पर फोकस रखे है, बट अभी भी उस प्रकार का क्रेडिट गैप यहां पर पाया जाता है, जिसकी वजह से एमएसएमईज एक कंसर्न्स फेस करते हैं और वो जो ग्रोथ एक्वायर कर सकते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। सो दैट इज अनदर मार्केट जिसमें क्रेडिट की डिमांड सिग्निफिकेंटली बढ़ेगी, बिकॉज ये एमएसएमईज के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी सरकार द्वारा यहां पर लाए गए हैं, एंड उसे सिग्निफिकेंट डिमांड को कैप्चर करने के लिए इस प्रकार के फॉरेन बैंक्स भी यहां पर पूरे इंटरेस्टेड हैं। बट ये चीज पॉसिबल कैसे हुई? पॉसिबल इसीलिए हुई बिकॉज उस प्रकार का रेगुलेटरी इकोसिस्टम भी यहां पर देखने को मिलता है कि जो प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स है उसमें एफडीआई कैपिंग आपके 74% तक की है, ऑटोमेटिक 49%, बाकी गवर्नमेंट रूट के थ्रू आपका 49 से 74। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि अभी भी 20% रखा गया है, हालांकि इसको रिवाइज करने के लिए बार बार बहुत सारे इकोनॉमिस्ट, बहुत सारे जो पॉलिसी होल्डर्स हैं जो इस प्रकार की पॉलिसीज में एडवाइस क्रिएट करते हैं, उन्होंने यहां पर रेकमेंड किया है दैट दिस नीड्स टू बी इंक्रीज्ड। बिकॉज अगर हम इसे इंक्रीज यहां पर करेंगे तो डेफिनेटली उस बेसिस पर पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास भी सिग्निफिकेंट कैपिटल आएगा, जिसके चलते हमारे देश में जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक अभी भी बैरियर है जिसे हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उस बैरियर को भी हम यहां पर तोड़ पाएंगे और अपना देश के हर एक नागरिक तक इस प्रकार की फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंचा पाएंगे। एंड मोर ओवर फॉर इंडिया टू क्रिएट वर्ल्ड स्केल बैंक, जहां पर हम कहते हैं ना कि भैया ग्लोबल लेवल के हमें बैंक्स यहां पर बनाने हैं, उसके लिए भी हमें यहां पर कैपिटल की जरूरत है, जिसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ऊपर जो यहां पर ऑलरेडी लिमिट लगी हुई है इसको यहां पर इंक्रीज करने के बार बार रिकमेंडेशंस दे दिए जा चुके हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू एनबीएफसीज ऑलरेडी अप टू 100% यहां पर रखा गया है। कुछ डिफरेंट एनबीएफसीज जो कि आपके डिफरेंट रेगुलेटर्स के अंतर्गत हैं, जैसे कि सेबी के अंतर्गत हो गया, इंश्योरेंस रेगुलेटर के अंतर्गत हो गया, उनके अपने डिफरेंट नॉर्म्स भी हैं, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो 100% तक यहां पर अलाउ की गई है, राइट। अब इन्हीं एनबीएफसीज में जहां पर अप टू 100% इन्वेस्टमेंट अलाउड है, तो भैया मित्सुबिशी यूएफजी ने क्यों यहां सिर्फ और सिर्फ 20% ही स्टेक एक्वायर किया? क्यों मेजॉरिटी क्यों नहीं एक्वायर किया? 20% तक ही यहां पर क्यों रुक गए? तो ये इन पॉइंट्स को भी हम डेफिनेटली यहां पर डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट एक सिंपल सा सवाल आप सभी के लिए कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यहां पर जब आरबीआई द्वारा स्केल बेस्ड रेगुलेशन फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट किया गया था एनबीएफसीज के लिए, तो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यहां पर क्या था? 4 ऑप्शंस यहां पर आपको दिए हैं, थोड़ा सोचिए इसके बारे में और करेक्ट आंसर जरूर मार्क कीजिए। एंड आप में से जितने भी लोग यहां पर तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, एंड अगर आपको इकोनॉमी एज अ सब्जेक्ट अगर बहुत दिक्कतें आप फेस करते हैं उस चीज में, या उतने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप नहीं कर पाते हैं, तो ऑलरेडी हमने अर्थनॉमिक सीरीज भी शुरू करी है, आप उसको जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। एंड इस चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मॉक क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स के अपडेट्स रेगुलरली शेयर करते हैं। एंड अगर आपके कोई कंसर्न्स हैं, डाउट्स हैं, दिस इज माय कॉन्टैक्ट नंबर, आप मुझे भी अप्रोच कर सकते हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, करंटली स्टडी आईक्यू किस तरीके से आपकी सहायता कर रहे हैं, तो 2027 के लिए जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स टारगेट कर रहे हैं, बिलीव मी, अगर आप ये सोच रहे हो कि प्रीलिम्स 2026 होगा उसके बाद हम यहां पर 27 का अटेम्प्ट की तैयारी करेंगे, तो ये गलती मत कीजिए, बिकॉज आप नहीं करेंगे तो और बहुत सारे लोग हैं जो कि ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसी पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव को मद्देनजर रखते हुए जो डिमांड यहां पर बढ़ती जा रही है इस एग्जामिनेशन की, जहां पर आपको ऑप्शनल, एसे, एथिक्स, आंसर राइटिंग विल इन टाइम यहां पर कवर करना है, तो ऑलरेडी हमने 2027 का बैच यहां पर लॉन्च कर दिया है। बैच शुरू हो चुका, बट एडमिशंस अभी भी यहां पर ओपन है। इंग्लिश और हिंदी तीनों ही मॉडल्स में हमारे पास यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल हैं। बट द पॉइंट इज कि ये पर्टिकुलर बैच आपको एनेबल करेगा कि आप एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हर एक सब्जेक्ट की एक्वायर करें, बिकॉज लाइव क्लासेस थ्रू यहाँ पर कवरेज रहेगी कंटेंट की, नोट्स कवर्ड है, मेंटरशिप आपका कवर्ड है, आंसर राइटिंग कवर्ड है, मॉक सेशंस कवर्ड है, एवरीथिंग इज कवर्ड व्हाटएवर अ पर्टिकुलर एस्पिरेंट नीड्स। और इसी बैच में हमारे पास ऑप्शन है प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम का, जिस प्रोग्राम के चलते अगर आप अपने बैच के टॉप 10% परफॉर्मर्स में से हैं, तो आपके लिए एक ऑप्शन यहां पर ओपन हो जाता है प्रीलिम्स से 90 से 100 दिन पहले कि आप ऑफलाइन मीडियम में आके तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपका फूड एंड लॉजिंग कंप्लीटली स्टडी आईक्यू द्वारा दिया जाएगा। एंड अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर दिया, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आपका
जितना भी अमाउंट आपने पे किया था वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। एंड मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम सिमिलर लाइंस पर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेगा। सो डेफिनेटली जाकर चेकआउट करें, एनरोल करें, एंड व्हाइल एनरोलिंग यू कैन यूज द कोड ऑफ ARG Life फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट्स। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि ये जो ट्रेंड यहां पर हमें मित्सुबिशी फाइनेंस का देखने को मिला है, क्या ये ट्रेंड एक नया ट्रेंड है या ऑलरेडी इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट्स हमें देखने को मिली हैं? तो डेफिनेटली ऑलरेडी जापान का जो SMBC है उन्होंने भी यहां पर 20% स्टेक एक्वायर किया है यस बैंक में। SBI जो ऑलरेडी इन्वेस्टर था उन्हीं से उनका स्टेक यहां पर यस बैंक का एक्वायर कर लिया गया है। तो अगर आप देखें, जापान ने बैंकिंग सिस्टम एज वेल एज NBFC दोनों की ही जो आपकी एक मेजर कंपनीज हैं, मेजर बैंक्स हैं, श्रीराम फाइनेंस तो डेफिनेटली जाना जाता है ऑटोमोबाइल लोन्स के लिए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यस बैंक जिन्होंने अपनी सिग्निफिकेंट प्रेजेंस यहां पर क्रिएट करी है डिजिटल मीडिया में भी, इन दोनों बैंक्स में सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स यहां पर हो चुकी हैं, राइट? तो दैट इज वाई जापान कोई एक छोटा स्टेप नहीं ले रहा है, या जापान की इंस्टीट्यूशंस एक सिंगल इन्वेस्टमेंट को छोड़ के यहां पर नहीं जा रहे हैं। वो ऑलरेडी उस प्रकार का ट्रेंड यहां पर एस्टैब्लिश करके बैठे हैं, क्योंकि ऑलरेडी इनकी रिटेल प्रेजेंस यहां पर बढ़िया है, कॉर्पोरेट रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, तो उसी चीज को यहां पर ये कैपिटलाइज करना चाहते हैं, मोनेटाइज करना चाहते हैं, ताकि इंडिया के इस नए रेवोल्यूशन, इस फाइनेंशियल रेवोल्यूशन का वो हिस्सा बन सके। एंड फाइनेंशियल रेवोल्यूशन के केस में इंडिया की ऑलरेडी बहुत सारी तारीफें दुनिया भर में की जाती हैं, UPI बीइंग वन ऑफ दोस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स जिसकी वजह से फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो एक टारगेट है उसे हम यहां पर पूरा भी कर पाए हैं। जनधन के थ्रू उस प्रकार की कवरेज भी यहां पर हो पाई है लोगों की, तो अब समय है उन लोगों तक उस प्रकार की क्रेडिट फैसिलिटीज पहुंचाना। बट अब इंडिया के लिए अभी तक ये कंसर्न क्यों था? बिकॉज कहीं ना कहीं कैपिटल बेस बहुत कम था। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ ना कुछ टेक्निकल इश्यूज या टेक्नोलॉजिकल इश्यूज भी हम यहां पर फेस कर रहे थे। बट अब जब सिग्निफिकेंट कैपिटल बेस यहां पर इंप्रूव होगा इन बैंक्स का, NBFCs का, तो दीज काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, तो वो अपना स्केल ऑफ ऑपरेशंस को और इंटेंसिफाई भी कर पाएंगे, राइट? सो दैट इज द आइडिया जिसके बेसिस पर ये काम किया भी जा रहा है। उसके अलावा जापान का मिजुहो सिक्योरिटीज, उन्होंने भी 20% स्टेक यहां पर एविंडस कैपिटल में यहां पर एक्वायर किया है, KKR से यहां पर उस स्टेक को यहां पर खरीद लिया, राइट? So that means they have been targeting the financial services domain, and इसी डोमेन में फर्दर उनकी इन्वेस्टमेंट्स आने वाले समय में शायद और इंटेंसिफाई भी यहां पर हो जाए। बट इस सभी इन्वेस्टमेंट के पीछे एक स्ट्रक्चरल पैटर्न है। वो स्ट्रक्चरल पैटर्न यहां पर क्या है कि 20% माइनॉरिटी स्टेक लेना कहीं ना कहीं एक बोर्ड रिप्रेजेंटेशन भी उनको प्रोवाइड करता है कि नहीं? 20% स्टेक अगर यहां पर वो ले रहे हैं, माइनॉरिटी स्टेक यहां पर ले रहे हैं, तो बोर्ड रिप्रेजेंटेशन भी उनको यहां पर मिल रही है, दोनों इस प्रकार के यस बैंक और श्रीराम फाइनेंस NBFC में। तो कहीं ना कहीं इसके थ्रू एक कॉशियस अप्रोच भी यहां पर फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी सीन इट। उनका जब बबल इकोनॉमी वहां पर बर्स्ट हुआ था तो उस समय पर बैंक्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया था, एंड फिर उसके बाद से जब से 0% पॉलिसी वहां पर फॉलो की गई लेंडिंग की, तो उसकी वजह से उनके मार्जिन भी यहां पर कम हो गए। सो दे डू एग्रेसिवली वांट टू कैपिटलाइज इंडियाज फाइनेंशियल सेक्टर, ऐसा नहीं है, उसको करना चाहते हैं, बट इन अ कॉशियस एंड फेज्ड मैनर, जिसकी वजह से अभी सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी स्टेक यहां पर एक्वायर किया गया ताकि बोर्ड्स में वहां पर रिप्रेजेंटेशन मिल जाए इस प्रकार के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। और जो अंडर सर्व्ड सेगमेंट्स हैं, जैसे कि श्रीराम फाइनेंस ऑलरेडी व्हीकल फाइनेंस के ऊपर काम कर रहा है, MSME क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इन चीजों के ऊपर अब यहां पर फर्दर आगे जाके काम किया जा सके, राइट? एंड अगर हम देखा जाए तो आपके ऐसे प्लेटफॉर्म जैसे श्रीराम फाइनेंस हो गया, यस बैंक हो गया, इनका ऑलरेडी कस्टमर डिस्ट्रीब्यूशन प्रेजेंट है, इन्होंने ऑलरेडी मार्केट में उस प्रकार का नाम यहां पर कमाया है। तो छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, एक लीडिंग बैंक और लीडिंग NBFC में यहां पर इन्वेस्टमेंट यहां पर की जा रही है, जहां पर वो क्रेडिट का रिस्क मैनेजमेंट भी करना चाहते हैं, एज वेल एज गवर्नेंस में भी अपना रोल देखना चाहते हैं, और सिर्फ कैपिटल इन्फ्यूज करके उनको छोड़ना नहीं चाहते। दे वांट अ बोर्ड एट द सीट, उनको उस प्रकार का एक पर्टिकुलर ऑपरेशनल हैंड भी वहां पर चाहिए, जहां पर उस प्रकार की पॉलिसीज को थोड़ा बहुत ऑल्टर भी यहां पर कर सकें। एंड ये ऑप्टिमल स्ट्रक्चर यहां पर कैसे आया? बिकॉज उस प्रकार का रेगुलेटरी मैकेनिज्म यहां पर अगेन RBI द्वारा भी रखा गया है। जैसे रेगुलेटरी कैप्स ऑलरेडी फॉरेन ओनरशिप पे यहां पर RBI ने रखी हैं, राइट? अब जापानीज का जो अपना रिस्क अवर्जन यहां पर चल रहा है, जो कि ऑलरेडी उन्होंने यहां पर सीखा है उनके बबल इकोनॉमी के बर्स्ट होने के बाद, तो चाहते हैं कि भैया लॉन्ग टर्म रिटर्न्स यहां पर जनरेट हो, तो उसकी शुरुआत माइनॉरिटी स्टेक से यहां पर की जाए। अगर उनको लगेगा कि यार हाँ बिल्कुल सही तरीके से काम चल रहा है, अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी यहां पर आ रही है, सो दे विल ग्रेजुअली ट्राई टू इंप्रूव देयर शेयर होल्डिंग इन दिस काइंड ऑफ बैंक्स। और ये ट्रेंड कहीं ना कहीं ग्लोबली भी अब बाकी बैंक्स फॉलो या बाकी इंस्टीट्यूशंस यहां पर फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज उनको चाहिए कि उस प्रकार के इंडिया का जो एक ग्रोइंग मार्केट है, जहां पर यूथ यहां पर डेमोग्राफिक डिविडेंड की वजह से जिसकी मात्रा ज्यादा है, वो कंजम्पशन भी करेगा, वो लोन भी लेगा, उसको नया घर भी लेना है, उसको नई गाड़ी भी लेनी है, उसको अपना कंजम्पशन के लिए भी लोन चाहिए। तो डेफिनेटली उस प्रकार का स्कोप और एडवांटेजेस यहां पर उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए हैं कि वो इंडिया के फाइनेंशियल सेक्टर में यहां पर इन्वेस्ट करके अपने लिए अच्छा खासा पैसा कमा सकें। बट इट इज ऑल ड्यू टू द रेगुलेटरी मैकेनिज्म
जिसको यहां पर ट्रिगर किया गया था आरबीआई द्वारा। जब ये कंसर्न्स यहां पर देखने को मिले थे कि भैया 2008 के क्राइसिस का जो इम्पैक्ट यहाँ पर था कि ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हुई, तो देखने को मिला कि भैया बैंक्स तो यहाँ पर एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स कर रहे हैं। तो उन्हीं एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स को यहाँ पर समझने के लिए, उनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए एसेट क्वालिटी रिव्यू यहाँ पर आरबीआई द्वारा लाया गया। उससे पहले बासल 3 नॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए ताकि कैपिटल अवेलेबिलिटी यहाँ पर हो सके। फर्दर उसके बाद आपका आईबीसी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया, पीएसबी मंथन यहाँ पर लाया गया ताकि भैया बैंक्स को यहाँ पर मर्ज किया जा सके। उसके बाद फिर यहाँ पर आपके एनबीएस कम होने शुरू हुए हैं, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट का नंबर है वो यहाँ पर कम होना शुरू हुआ है उन मर्जर्स के थ्रू, उन रिकैपिटलाइजेशन के थ्रू, उस एसेट क्वालिटी रिव्यू के थ्रू। तो यही स्टोरी यहाँ पर जापान फॉलो कर रहा है कि जब रेगुलेटर ढंग से काम कर रहा है, फॉरेन पार्टिसिपेशन को भी अलाउ कर रहा है और अपने सिस्टम को भी यहाँ पर क्लीन अप कर रहा है, सो नाउ इज द टाइम व्हेन यू कैन गो देयर एंड कैपिटलाइज व्हाट हैज ऑलरेडी बीन डन और उसके एडवांटेजेस को लेते हुए अपनी मार्केट प्रेजेंस और स्ट्रेंथन की जाए। अब चाइना के साथ वही दिक्कत है। चाइना में ऑलरेडी रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा है ना, बहुत उतना ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म भी नहीं है ना। हर बार चाइना को ग्लोबली क्रिटिसाइज किया जाता है कि भैया उनकी जो रिपोर्ट्स हैं, उनके जितने भी फाइनेंसेस हैं, उतने ट्रांसपेरेंटली अवेलेबल नहीं रहते। तो वो भी एक कंसर्न है जिसके से जापान उतना भी चाइनीज फाइनेंशियल सिस्टम में काम नहीं करना चाहता। एंड उस केस में अगर आप देखेंगे भी चाइना के बैंक्स, जो टॉप 4 बैंक्स हैं, आपको सारे सरकारी बैंक्स देखने को मिले। बट इंडिया के केस में डिफरेंट है। इंडिया के केस में जो टॉप 3 बैंक्स, अगर हम जिनको कहते हैं डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक्स जो हैं, उनको भी अगर देखा जाए तो पहले नंबर पे एसबीआई आता है, दूसरे नंबर पे एचडीएफसी, देन आईसीआईसीआई। तो यहाँ पर दोनों ही प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की पार्टिसिपेशन है। चाइना के इसमें कंप्लीटली पब्लिक सेक्टर का कंट्रोल है। अब जापान नहीं चाहेगा कि वो फिर से जाके किसी सरकार के साथ वहां पर काम करने की शुरू करे। इसी वजह से वो इंडिया के इस पर्टिकुलर सेक्टर को कैपिटलाइज करना चाहेगा एंड फर्दर जो एक मेजर ग्रोथ पोटेंशियल यहां पर अवेलेबल है उसे वो मोनेटाइज करते हुए अपने प्रॉफिट्स भी जनरेट करना चाहेगा। अब देखते हैं किस तरीके से और इन्वेस्टमेंट्स यहां पर आती हैं और जापान के मॉडल को क्या बाकी देश भी फॉलो करते हैं कि नहीं। बट अ वेरी गुड न्यूज फॉर द इंडियन फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर की उनके लिए यहां पर कैपिटल के द्वार खुलते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो आई होप आप सभी के लिए ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन यहां पर है। मिलते हैं किसी और सेशन में। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।